अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने अपलोड्स किए हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर करें और वॉइस पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इसी तरह इंटैक्ट रहिएगा, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ ही जुड़े रहना है इंशाल्लाह। तो आज की जो पहली स्टोरी है उसकी तरफ चलते हैं और ये स्टोरी हमें भेजी है फराज अहमद ख़ान साहब ने। ये बताते हैं कि जब मैंने इंटरमीडिएट किया तो उसके बाद जो आगे की हायर एजुकेशन थी उसके लिए हमारे जो शहर है वहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी। तो घर वाले जो थे हमारे उनको फ़िक्र थी कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन कराया जाए ताकि इनका फ्यूचर जो है वो रोशन हो सके, ये अच्छी जगह अच्छी जॉब हासिल कर सकें और कामयाब हो सकें। इसी वजह से तो इनके फ़ादर ने ऐसा किया कि जो दूसरा शहर था वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद थी और वहाँ पे इनका एडमिशन करवा दिया। अच्छा, एडमिशन तो करवा दिया, उसके अलावा ये किया कि इनकी रिहाइश के लिए वहाँ पे जो इज्तिमाई हॉस्टल होता है जहाँ पे जैसे बॉयज़ वगैरह एक साथ रह रहे होते हैं या गर्ल्स एक साथ रह रही होती हैं, तो उस हॉस्टल में इनकी रिहाइश का इंतज़ाम करवा दिया ताकि यूनिवर्सिटी से सीधा वहीं चले जाएँ और वहाँ से फिर वापस यूनिवर्सिटी आ जाएँ। ऐसा होता था कि महीने में 1 आध दफ़ा या 2-3 महीने में 1 दफ़ा ये अपने घर चक्कर लगा लिया करते थे। तो इसी तरह दिनों रात गुज़र रहे थे। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जब मेरा पहला सेमेस्टर का मतलब इम्तिहानात शुरू हुए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी तैयारी सही नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्टल में घूमता फिरता रहता हूँ, दोस्तों में बैठे रहते हैं, पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं हो पाता। तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो ये 1 आध पेपर में फ़ेल हो चुके थे। तो इनके पेरेंट्स भी परेशान थे, ये ख़ुद भी परेशान थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं इस तरह का स्टूडेंट नहीं हूँ। बेहतर ये है कि मैं अपनी सोसाइटी या अपने सराउंडेड जो लोग हैं उनको चेंज करूँ या फिर मैं किसी दूसरी जगह रिहाइश का इंतज़ाम करूँ जहाँ मैं रह सकूँ। क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में रहूँगा तो मैं शायद अपनी तालीम पे तवज्जो नहीं दे सकूँगा। तो ये बताते हैं कि इन्होंने ऐसे ही किया कि एक रूम तलाश करना शुरू किया जो हॉस्टल से यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ था और इनको एक रूम मिल गया। अब ये बताते हैं कि ये रूम थोड़ा-सा दूर था और थोड़ी-सी वीरान जगह पे वाक़या था। लेकिन बहरहाल ये चाहते थे कि मैं अपनी स्टडी पे फ़ोकस करूँ क्योंकि मुझ पे एक बहुत बड़ी कॉस्ट लगी हुई है। अगर मैं कामयाब नहीं हो सका तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाज़ा इन्होंने फ़ैसला किया कि ठीक है, जो भी रूम मिल रहा है मैं उसको ले लेता हूँ और वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू करता हूँ। मैं अकेला होऊँगा तो शायद मैं अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर सकूँगा। और ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे खैरियत से शिफ्ट हो गए। ये बताते हैं कि वहाँ पे जैसे एक रूम इन्होंने लिया हुआ था, इसी तरह ये पूरा मकान था और इसमें 5-6 अलग-अलग कमरे बने हुए थे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने एक-एक करके रूम लिया हुआ था। वहाँ पे ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल लोग काम करते थे, जैसे कोई अकाउंटेंट था, कोई बैंक में जॉब कर रहा था, कोई कहीं जॉब कर रहा था, यानी सब ने अलग-अलग एक रूम लिया हुआ था। इज्तिमाई तौर पे एक घर था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि शुरू-शुरू में ज़ाहिर-सी बात है नया-नया सिलसिला था, तो मेरी किसी से सलाम दुआ ना हुई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके लोगों से सलाम दुआ हुई और पता चला कि यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा हूँ जिस रूम में, इनके रहने से पहले वहाँ पे कोई एक गैर मकामी औरत आई थी जो यहाँ पे रहा करती थी और वो यहाँ पे कोई लैंग्वेज वगैरह का कोर्स कर रही थी। खैर बहरहाल ये इन लोगों से जब इनका इंटरेक्शन हुआ, लोगों से सलाम दुआ हुई, तो उसके बाद इनको पता चला और इनको ये बात भी पता चली कि वो जो लड़की इनसे पहले रह रही थी, वो बग़ैर बताए, बग़ैर किसी वजह के एकदम से अचानक ये छोड़ के चली गई थी। तो आम तौर पे ऐसा होता है कि किराया वगैरह ना हो आपके पास या कोई फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग ना हो या कोई मसले हों, तो आप छोड़ते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि उसने पैसे भी एडवांस दिए हुए थे अगले 2 महीने के और उसके बावजूद भी वो चुपचाप चली गई थी और आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों गई थी और कहाँ गई थी। इवन कि सामान भी उसने अपना यहाँ से नहीं लिया था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह मतलब मैं अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, तो एक दिन मैं ज़रा बाहर निकला हुआ था किसी काम से, तो रात में मुझे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो मेरा कल का खाना यहाँ पे मौजूद था। इज्तिमाई एक किचन था जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो मैंने वो खाना निकाला और माइक्रोवेव खोला और मैंने सोचा कि इसको गर्म कर लेता हूँ, यही मैं खा लेता हूँ, सो जाऊँगा उसके बाद, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी आना था यूनिवर्सिटी। और ऐसे हुआ कि मैंने माइक्रोवेव ऑन किया, अपना जो खाना था उसको गर्म करने के लिए ओवन में रखा और उसके बाद मैं ज़रा अपने कमरे की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि फ़्रेश होके आता हूँ और फ़्रेश होके आने के बाद मैं यहाँ से खाना लूँगा और खा के सो जाऊँगा। अब ये बताते हैं कि जब मैं रूम में गया, फ़्रेश हुआ, उसके बाद जब वापस आया तो मैंने देखा कि माइक्रोवेव जो है उसका ढकना खुला हुआ है, यानी जो उसका खाना मौजूद था वो सारा का सारा खाना गायब है। यानी कि जो बाउल जो था जिसमें खाना था, बाउल अपनी जगह मौजूद है लेकिन खाना मौजूद नहीं है। अच्छा, पहले तो ये समझे कि शायद कोई कोलीग वगैरह है, उसने इस तरह का मजाक किया या वो लेके चला गया है। तो आगे पीछे जितने भी रूम थे उन्होंने चेक किए तो कोई भी मौजूद नहीं था, ना रूम में मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस घर में मौजूद ही नहीं है। बहरहाल उसके बाद बड़ा अजीब इनको लगा। इन्होंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है कि खाना मैंने अभी गर्म किया है, यहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं और गायब हो गया है।
फिर इन्होंने अपने जो एक फ्रेंड था उसको कॉल की, जो यूनिवर्सिटी से इनके पास आ गया। फिर ये बाहर गए और उन्होंने वहाँ जाके खाना खाया और अपने दोस्त को ये सारा वाक़या बताया। तो दोस्त ने बोला कि हो सकता है कि कोई ले गया हो, तुम इतना ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, इस बात को इग्नोर करो। अब ये बताते हैं कि खैर मैं वापस आ गया और वापस आके इसी तरह 3-4 दिन गुज़र गए। ये बताते हैं कि जब भी मैं रूम में होता था तो मुझे फ़ील आती थी जैसे कोई मुझे देख रहा है। खैर बहरहाल ये बताते हैं इसी तरह 4-5 दिन और मज़ीद गुज़र गए और एक दफ़ा फिर मैं बाहर गया हुआ था और ऐसे ही टाइम पे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मैं वापस आया, मैंने सोचा कि मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। फ़्रेश होने के लिए मैं वॉशरूम गया और जैसे ही मैं बाहर आया, वॉशरूम से जैसे ही मैं बाहर आया हूँ तो मैंने देखा सामने जो टेबल है, उस टेबल के ऊपर वही खाना जो उस दिन मैंने गर्म करने के लिए रखा था वो वैसे ही रखा हुआ है और गर्म है। ये देख के मेरी हालत बुरी होना शुरू हो गई। मेरी समझ से बाहर था कि ये तो काफ़ी दिनों पहले खाना गायब हुआ था। अब मैंने बाहर निकल के आगे पीछे चेक किया तो सब अपने अपने रूम में थे। ना कोई इस दौरानिए में अंदर आया था, ना कोई बाहर गया था, ना किसी ने नॉक किया था। बहरहाल ये वाक़या देख के मैं बाहर निकल गया। अपने दोस्त को कॉल की और उसको कहा कि मैं आज तुम्हारे साथ ही रुकूँगा। वापस मैं हॉस्टल में गया, रात मैंने वहीं गुज़ारी। उसके बाद अपने घर वालों को फ़ोन किया कि भाई मैं इस घर में मज़ीद नहीं रह सकता, क्योंकि अजीब-अजीब वाक़ये मेरे साथ हो रहे हैं और मेरी समझ से बाहर है सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये बताते हैं कि उसके बाद मैंने वो कमरा छोड़ दिया और वापस मैं हॉस्टल में आ गया। अच्छा गाइस, दूसरी स्टोरी जो है वो हमें भेजी है तला मजीद साहब ने। ये बताते हैं कि मैं यहाँ पे दुबई में रहता हूँ और हम लोग पिछले 12 साल से दुबई में मुकीम है। पूरी फैमिली हमारी यहाँ पे मौजूद है। ये बताते हैं कि जहाँ पे जिस अपार्टमेंट में अभी हम लोग रहते हैं, इससे पहले जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, उस अपार्टमेंट में हमें फ़ील होता था जैसे इस अपार्टमेंट में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। यानी मुसलसल ऐसा हमें इम्प्रेशन आता था जैसे हमें देखा जा रहा है या हमारे सामने कोई आया एकदम गायब हो गया है, या किसी की प्रेजेंस जो है वो हमें फ़ील होती थी। इसी तरह बताते हैं कि एक दावत में हम लोग गए हुए थे और हम लोग जो है पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। तो तकरीबन हमें वापस आते आते रात के 12:30-1 बज गए। अच्छा, जब हम वापस आए तो ज़ाहिर सी बात है सब थके हुए थे। फ़ौरन से हम लोगों ने फ़्रेश होके सोने की तैयारी की और ये बताते हैं कि मैं लेट गया और मेरी आँख लग गई। तकरीबन 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई वज़न आ गया है, यानी कोई मेरे ऊपर आके बैठ गया है या किसी ने मतलब मेरे ऊपर कोई चीज़ रख दी है। मैं बिल्कुल नींद में था और मतलब मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ मेरे ऊपर रखा गया है। ख़ैर बहरहाल ये बताते हैं जैसे ही मैंने आँख खोली, आँख खोल के मैं हैरान रह गया कि बिल्कुल मेरे ऊपर, मेरे सीने के ऊपर एक भयानक औरत बैठी हुई है जिसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ है, बहुत बड़े-बड़े बाल हैं। वो मुझे देख के हँस रही है, उसके बहुत बड़े-बड़े नाखून हैं, जो अपनी उँगलियाँ जो है उसने मेरे सीने पे रखी हुई हैं। ये देख के मैं एकदम चीखा और आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ना शुरू कर दी और जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो औरत गायब हो गई। अब ये बताते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था। सारे घर वाले आ गए और सब ने आके मुझे फिर हौसला दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम होगा या स्लीप पैरालिसिस जो आमतौर पे होता है वो होगा। लिहाजा मैंने भी थोड़ा-सा अपने आप को समझाया कि शायद मैं ख्वाब देख रहा था और इस तरह की कोई बात थी। इसी तरह बताते हैं कि दिन गुज़रते रहे और तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद इस तरह से हुआ कि सब घर वाले गए हुए थे और मैं अकेला मौजूद था यहाँ पे। अब घर वाले क्योंकि शादी में गए हुए थे तो उम्मीद यही थी कि रात में लेट नाइट तक आएँगे। अब हमारा जो कमरा है, यानी जो मेरा कमरा है, उसके बाहर एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर से गुज़र के आप जाते हैं तो फिर आपका गेट आता है, जो आमतौर पे लोग दुबई में आप रहते हैं तो आपको पता होगा इसी तरह के आमतौर पे अपार्टमेंट्स हुआ करते हैं। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जो बाहर अगर कोई चल रहा हो तो हमारा जो गेट होता है उधर से लाइट से पता चल जाता है कि कोई वॉक कर रहा है। अब ये बताते हैं मैं रूम के अंदर मौजूद था तो मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि जैसे कोई कॉरिडोर में वॉक कर रहा है। अब मैं अकेला यहाँ पे मौजूद था, मेरे अलावा तो कोई था ही नहीं यहाँ पे। खैर बहरहाल मैं बाकायदा ऑब्ज़र्व करता रहा और काफ़ी देर तक मैंने देखा कि कोई इधर से उधर जा रहा है और बाकायदा जो लाइट्स के आगे शैडो बनता है वो शैडो भी बन रहा है, कि जिससे कन्फर्मेशन हो रही है कि यकीनन कोई बाहर टहल रहा है। मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो चुकी थी तो मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया, उनको कहा कि भाई अब कब तक आएँगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मौजूद है। तो मेरे फ़ादर ने कहा बस हम लोग निकल रहे हैं, इंशाल्लाह 20-25 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाएँगे। खैर ये 20-25 मिनट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक अकेले ऐसी जगह पे मौजूद होना जहाँ पे कोई मौजूद हो आपके अलावा, ये बहुत डिफ़िकल्ट था। खैर ये बताते हैं कि थोड़ी देर तक मैं ऑब्ज़र्व करता रहा कि कोई चल रहा है, उसके बाद ऐसा लगा कि कोई जो चल रहा था वो यहाँ से चला गया है या उसकी मौजूदगी नहीं है। अब मेरे अंदर थोड़ा-सा हौसला आया, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मैंने जाके गेट खोला। गेट खोल के देखा अपने कमरे के बाहर तो कॉरिडोर में कोई मौजूद नहीं था और इसी दौरान में तकरीबन 15-20 मिनट गुज़र चुके थे। मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स अब आने वाले हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गेट बंद करने लगा तो ऐसा लगा कि किसी ने गेट को झटका दिया, एकदम से धक्का दिया है और अंदर की तरफ दाखिल हुआ है और मेरे हाथ से गेट छूट गया। अब ये बताते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था तो लिहाजा मैं भागता हुआ फ़ौरन अपने घर के गेट के बाहर खड़ा हो गया। जो भी हमारा अपार्टमेंट था उसकी गैलरी में आके खड़ा हो गया और अपने पेरेंट्स का वेट करने लगा।
ये बताते हैं कि जब इनके पेरेंट्स आए उसके बाद इन्होंने उनके साथ जाके जब अपने घर को चेक किया तो ये बताते हैं कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी आगे पीछे हुई थी। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी मौजूद होता है, तो चोर वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ का चांस 1% भी नहीं होता। और ऐसे हुआ कि जब इन्होंने वहाँ जाके देखा तो इनकी जितनी भी चीज़ें थी, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इवन के खाने की चीज़ें, फ्रिज के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी किसी ने ऐसा लग रहा था निकाल के बाहर फेंक दी है। खैर ये बताते हैं कि ये सब बातें देख के और सुन के हमारे पेरेंट्स भी परेशान हो चुके थे और हम लोग उसी वक्त इरादा कर चुके थे कि जैसे ही हमें मौका मिला इस घर को हम छोड़ देंगे, इस अपार्टमेंट को छोड़ के कहीं और चले आएंगे। इसी तरह हमने वहाँ पे 15-20 दिन मज़ीद गुजारे और 15-20 दिन गुजारने के बाद हम लोगों ने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया। उसके बाद मेरी काफ़ी अरसे बाद जो हमारा एक अपार्टमेंट का लड़का था, इंडिया से था वो, उससे मुलाकात हुई। तो उससे मैंने पूछा, भाई सब खैरियत से है, सब सही चल रहा है वहाँ पे? तो उसने कहा कि आपके जाने के बाद एक फ़ैमिली और आई थी जिस अपार्टमेंट में आप रहा करते थे उसमें, और वो तकरीबन 3-4 दिन में ही इसको छोड़ के चले गए थे। उनको ये कहना था कि रात में इनको कोई औरत नज़र आती है, कोई वॉक करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि इनका कोई डोर जो है नॉक करता है उसके बाद चला जाता है, और जब ये खोल के देखते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। तो उन्होंने 4-5 दिन वहाँ पे गुजारे, उसके बाद वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए थे। गाइस, ये जो स्टोरी अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये हमें भेजी है मिस महानूर ने। ये बताती हैं कि मैं सरगोदा में रहती हूँ और हम लोग तकरीबन 1998-99 की बात बता रही हैं, काफ़ी पुरानी, कि एक शादी हमारी फैमिली में थी और हमारी फैमिली को सरगोदा से लाहौर जाना था। अब क्योंकि जो इनकी फ़ैमिली है वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फ़ैमिली है, तो सारे के सारे लोग नहीं जा सकते थे, ज़ाहिर सी बात है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे जो भी थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हम दोनों चले आएंगे हमारी फ़ैमिली में से। इसी तरह ताया ताया की फ़ैमिली में से वो लोग जा रहे थे, तो यानी मुझे छोड़ के जा रहे थे ये लोग। तो ये बताती हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए थे और मेरे साथ घर में फुप्पो मौजूद थी और दादी वगैरह और 2-3 लोग और मौजूद थे। तो 1-2 दिन तो मैं आराम से बिल्कुल नॉर्मल सोई और बिल्कुल सब सही चल रहा था। ये बताती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि तकरीबन रात के 2-3 बजे का टाइम था। मेरी जो फुप्पो हैं वो मेरे रूम में आई, उन्होंने हिलाया, मुझे उठाया, मैं उठ के बैठ गई। तो बोलने लगी, भाई तुम्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। तो कहने लगी, नहीं, एक अजीब सी आवाज़ है जो मुसलसल आ रही है, तुम ऐसा करो, उठो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ सो जाना, मुझे भी डर लग रहा है और तुम भी अकेले नहीं सो, बेहतर है। अब ये बताती हैं कि इन्होंने ऐसा ही किया कि इन्होंने अपनी फुप्पो के साथ जाना बेहतर समझा और अपनी फुप्पो के साथ चली गई, उनके रूम में जाके लेट गई। तो ये बताती है कि हम लेटे थे और 5 से 10 मिनट ही गुजरे थे तो एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कोई रो रहा है, यानी कि कोई किसी तकलीफ़ में, शदीद दर्द का एहसास था उस आवाज़ के अंदर। अब ये बताती हैं कि आवाज़ सुनने के बाद तो हमारी नींद उड़ गई। हमने दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना शुरू किया और जो भी आयत वगैरह में आती थी वो हमने पढ़ना शुरू की। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई। अब ये बताती हैं कि 15-20 मिनट गुजर गए थे तो हमने सोचा कि अब सो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ नहीं आ रही है। उसके कुछ देर बाद ही ये बताती हैं कि ऐसा लगने लगा जैसे बिल्ली है, रो रही है, या बिल्ली करा रही है, या किसी दर्द में एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी उसके मुंह से। तो जब दोबारा आवाज़ आना शुरू हुई तो हमने दोबारा से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और हम बहुत बुरी तरह डर चुके थे। अब घर में क्योंकि दादी थी और 1-2 लोग और मौजूद थे, बड़े कोई स्पेसिफिकली मौजूद नहीं थे, दादी थी, वो बेचारी ज़ईफ़ थी। खैर बहरहाल हमने इसी में आफियत समझी कि हम आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहते हैं, थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। अब ये बताती हैं कि जब ये आवाज़ें आना बंद हो गई तो हम लेट गए और सोने के लिए तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजर गया और उसके बाद फिर दोबारा से आवाज़ें आना शुरू हुई। अब मेरी पप्पो ने बोला कि थोड़ी हिम्मत करते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए चलते हैं और चेक करते हैं कहीं बिल्ली वगैरह गलती से अंदर ना आ गई हो सकता है वो बाहर ना जा पा रही हो या बीमार हो या उसकी चोट लगी हो जिसकी वजह से वो करा रही हो, जो आमतौर पे आप सोचते हैं। तो हमने ऐसे ही किया कि चलो चल के देख लेते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए हम लोग गए, हमने पहले चेक किया पूरा जो सहन था उधर, उसके बाद गैलरी चेक की, फिर जितने भी रूम थे एक एक करके चेक किए। सिर्फ दादी का रूम हम लोगों ने चेक नहीं किया था और उसको चेक ना करने की वजह ये थी क्योंकि दादी थी ज़ईफ़, अगर वो रात में उनकी नींद ख़राब हो जाती, उठ जाती तो परेशान हो जाती, फिर पूरी रात उनको नींद नहीं आती। खैर बहरहाल जब हमने सारे रूम्स चेक कर लिए और कहीं कुछ नहीं मिला तो हमने सोचा कि दादी के रूम में भी नज़र मार लेते हैं, ऐसा ना हो कि दादी के रूम में बिल्ली छुपी हुई बैठी हो। खैर ये बताती हैं कि हम दादी के रूम में जैसे ही एंटर हुए हैं तो वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ पे ऐसा लगा कि बेड के नीचे कोई मौजूद है। दादी तो आराम से सो रही थी। अब हमने सोचा कि बिल्ली होगी तो हमने एक लकड़ी उठा ली, स्टिक उठा ली कि जो भी बिल्ली है उसको फिर यहाँ से भगा देंगे। तो ये बताती हैं जैसे ही मैं नीचे झुकी तो मैंने देखा कि बेड के नीचे कोई एक साया सा है जो निकला एकदम बाहर, और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो बहुत लंबे से साए में, यानी आदमी के बराबर के साए में वो कन्वर्ट हो गया।
ये इतना हैरान कुन था कि मतलब हमारी हालत बुरी हो चुकी थी। हमने सोचा कि यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये बताती हैं कि मैं और मेरी फूफू बाहर निकलने का सोच ही रहे थे कि हमसे पहले ही वो साया जल्दी से निकल के इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर रूम से बाहर की तरफ चला गया। ऐसा लगा कि कोई बाकायदा एंटिटी है जो इस रूम से बाहर निकली है। हम मुसलसल आयतुल कुर्सी तो पढ़ रहे थे और अल्लाह का शुक्र है कि वो साया वहाँ से चला गया। उसके बाद हम लोग वापस रूम में गए तो उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। अब सुबह जब हम उठे और उठ के हमने सबसे ज़िक्र किया ख़ासतौर पे दादी से, तो दादी यही कह रही है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए सो गई थी। खैर ये बताती हैं कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इस तरह का मामला पेश नहीं आया, ना कोई इस तरह का वाक़या पेश आया। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है जो हमें भेजी है शाहनवाज़ भाई ने। ये बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ सक्कर से है और बेसिकली हम लोग के यहाँ पे खेत हैं सक्कर से थोड़ा सा आगे जाके, तो वहाँ पे हम लोग उसके लुक आफ्टर करते हैं। अभी बताते हैं कि बारी-बारी जो सारे भाई हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो रात में जाएँ और जो पानी वगैरह है उसका इंतज़ाम करें और रात में एक चक्कर वगैरह लगाएँ कि कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा हमारे खेत को। तो ये बताते हैं इसी तरह की एक रात थी और हमारे पास वैसे गाड़ी भी मौजूद है, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि रात में जब भी सफ़र करें तो बाइक पे या साइकिल पे चले जाएँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था, मतलब 4-5 किलोमीटर का रास्ता था, वो हम तय कर लिया करते थे आराम से। तो ऐसा ही हुआ कि एक दफ़ा ये बताते हैं कि मेरी ड्यूटी थी और मैं अपनी बाइक लेके चला गया। तकरीबन रात के साढ़े 9-10 बजे का टाइम था। साढ़े 9-10 बजे इस खेतों के अंदर जो है यहाँ पे गाँव में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि आधी रात हो चुकी है। खैर बहरहाल मैं वहाँ पे गया और मैंने पानी वगैरह अपना जो भी था उसको ऑन किया और जो भी हमें जो काम करना था वो मैंने करना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में मैंने ये देखा कि सामने से 2 बिल्ले हैं जो काले-काले आए हैं और करीब आके मेरे दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। अब नॉर्मली आपको पता है कि जानवरों की लड़ाई हो जाती है, हम लोग गाँव में ये सब देखते रहते हैं, तो मैं उसको देखता रहा। आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे, इवन कि एक दूसरे को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया था। जो दूसरा वाला बिल्ला था जो जिसको चोट लगी थी, वो फिर पीछे हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे कि वो हार मान चुका है। अच्छा, बहरहाल जब ये इस तरह की लड़ाई हो चुकी तो जो बिल्ला जिसको चोट लगी थी वो एकदम से भाग के पेड़ की तरफ चढ़ गया। अच्छा, अव्वल तो आपको पता है कि बिल्लियाँ वगैरह जो होती हैं पेड़ पे नहीं चढ़ती, लेकिन ये बहरहाल पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद जो बिल्ला उसको मार रहा था, यानी जो जीत गया था एक तरह से इस फाइट को, वो उसके पीछे भागता हुआ पेड़ के ऊपर वो भी चढ़ गया। अब ये बताते हैं कि सारा मंज़र मेरे सामने हो रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी आँखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। तकरीबन रात के 12:15 साढ़े 12 का टाइम था। मैं ऐसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था और वेट कर रहा था कि इन दोनों में से अब ऊपर भी फाइट होगी और कोई एक नीचे आके गिरेगा। अब ये बताते हैं कि एक भी बिल्ला या बिल्ली उसमें से वापस नीचे नहीं आया। मैं फिर करीब गया पेड़ के, मैंने देखा तो पेड़ मुझे पूरा आर-पार नज़र आ रहा था और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। यानी ये जो दोनों बिल्ले या बिल्लियाँ थीं, ये पेड़ पे जाके गायब हो चुके थे। ये मंज़र देख के मैंने वहाँ से भागने में आफ़ियत समझी। मैं अपनी जो बाइक थी स्टार्ट की और वहाँ से मैं निकल गया। बहरहाल मैं आगे आया थोड़ा-सा तो मुझे वहाँ पे रास्ते में ऐसा लगा कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे की रोने की आवाज़ पे मुझे रुकना था, क्योंकि ये जंगल बेयाबान था, खेत थे चारों तरफ। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ना करे कोई बच्चा यहाँ रह ना गया हो, किसी परेशानी में हो। और ये सोचते हुए मैंने अपनी बाइक रोकी और मैंने सोचा कि मैं चारों तरफ देखता हूँ और अगर कोई बच्चा वगैरह है तो उसको देख के उसके पेरेंट्स तक या पुलिस तक कम से कम पहुँचा देता हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ में वैसे भी मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मेरे ज़हन में ये सब चीज़ें चल रही थी कि अल्लाह ना करे कोई ट्रबल ना हो जाए बच्चे के साथ। खैर बहरहाल थोड़ी देर जब मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे वो बच्चा कहीं नज़र नहीं आया और आहिस्ता-आहिस्ता वो जो आवाज़ थी वो बढ़ना शुरू हो गई। फिर मैंने दोबारा इसी में आफ़ियत जानी कि मैं वहाँ से बाइक स्टार्ट करता हूँ और आगे निकलता हूँ। खैर मैं जैसे-तैसे करके घर पहुँचा और जब मैं घर पहुँचा तो मुझे एहसास होना शुरू हो गया था कि मेरा जिस्म गर्म होना शुरू हो गया है। यानी मुझे बुखार का सा एहसास हो रहा था, जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया था। अब मेरे जो फ़ादर थे वो मुझे देख के चौंक गए, वो सामने ही पलंग डाल के लेटे हुए थे। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे-ऐसे हुआ है कि पहले तो 2 बिल्ले नज़र आए, वो लड़ रहे थे और लड़ते-लड़ते जो है वो पेड़ पे चढ़े और उसके बाद गायब हो गए। और उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। खैर बहरहाल मेरे फ़ादर ने मुझे कहा कि ठीक है, परेशान नहीं हो, तुम रेस्ट करो, मैं चला जाता हूँ। खैर वो रात में वहाँ पे गए, उन्होंने अपना जो भी काम था किया और रात गुज़ार के पूरी वो सुबह आए। अब सुबह जब नाश्ते में हमारी मुलाकात हुई तो मुझे तो बुखार हुआ हुआ था और मेरी अम्मी बताती हैं कि उन्होंने अम्मी को ये बताया कि भाई ये जो इसको बिल्ले नज़र आए थे वो बेसिकली बिल्ले नहीं थे, वो दीगर मखलूक़ात थीं जो आम तौर पे हमें नज़र आती रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे के रोने की बात जहाँ तक है, तो बच्चे के रोने की आवाज़ भी आया करती है और कहा जाता है कि पहले किसी वक्त में यहाँ पे एक झोंपड़ी हुआ करती थी। वहाँ पे जो है ये एक मियाँ बीवी और उनका बच्चा रहा करते थे और बच्चा जो है बहुत छोटा-सा था, तकरीबन 1 साल, 1.5 साल का। तो उस झोंपड़ी में आग लग गई थी। जब ये दोनों मियाँ-बीवी खेत में काम कर रहे थे, बच्चे को सुला के गए हुए थे, तो उस झोंपड़ी में आग लगी किसी भी वजह से और आग लगने के बाद वो बच्चा जल के मर गया था।
उसके बाद से कहा जाता है कि इस पूरे एरिया में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अब हम क्योंकि ये बार बार सुन चुके हैं तो हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे इस चीज़ के आदी नहीं है या इन्होंने पहली दफ़ा सुनी है तो इसलिए इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो कभी भी ऐसा हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आप वहाँ से निकल जाएँ, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि जो आज जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, हर बला हर मुसीबत से बचाए, कामयाबी दे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।